नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चार का चक्र रिव्यू देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। अब से कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की याचिका पर अपनी सुनवाई करेगा। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने दरअसल बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने के लिए कहा था और यूपी सरकार ने इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की नजर अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिकी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट नगरीय निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुनवाई करेगा। समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का इंतजार है। यदि हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर देता है तो तत्काल ही चुनाव हो जाएंगे और ऐसे में पार्टी को भी आनन फानन में प्रत्याशियों की सूची जारी करनी होगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट यदि मोहलत दे देता है तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करती हुई नजर आएगी। तो 760 नगरीय निकायों में चुनाव होना है। 760 नगरीय निकायों में इस बार चुनाव होगा। प्रदेश सरकार द्वारा जारी अंतरिम आरक्षण की अधिसूचना को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला नहीं अपनाया, इसलिए अधिसूचना जारी नहीं होगी। हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की है और अब आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ ही देर में सुनवाई होने जा रही है। सभी नगरीय निकायों का कार्यकाल जनवरी अंत तक अलग अलग तिथियों में खत्म हो रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला दिया जाता है, क्योंकि 760 नगरीय निकायों में चुनाव होना है और सभी नगरीय निकायों का कार्यकाल जो है वो जनवरी अंत तक अलग अलग तिथियों में खत्म हो रहा है। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता प्रिया राणा इस वक्त जुड़ गई है। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। प्रिया, क्या कुछ ताजा अपडेट है? इस वक्त सबसे कुछ ही देर का और इंतजार जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। है तो वहीं देखिए सभी पार्टी की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिकी हुई हैं। अगर हाई कोर्ट का निर्णय बहाल रखा तो तत्काल चुनाव होंगे। हाई कोर्ट ने सरकार को ओबीसी आरक्षण रद्द कर तत्काल चुनाव कराने के आदेश दिए थे। तो देखिए अब इंतजार है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि आखिर क्या देखने के मिलता है। क्या जो हाई कोर्ट ने फैसला लिया था वही रखा जाता है, वही बहाल रहेगा या फिर कुछ बदलाव होगा? सुप्रीम कोर्ट में नगर निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ आज सुनवाई हो रही है, जिसमें देखिए सपा को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का बेहद इंतजार है। यदि हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट सरकार की याचिका खारिज कर देता है तो तत्काल चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में पार्टी को भी आनन फानन में प्रत्याशियों की सूची जारी करनी होगी, किंतु अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट यदि मोहलत दे देता है तो सपा सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करती हुई नजर आएगी। सपा को नगर निकाय चुनाव से बड़ी उम्मीदें हैं। वही पार्टी इसके जरिए शहरी मतदाताओं में अपनी पैठ बनाना चाहती है। इसलिए पार्टी इस चुनाव में बड़ी तैयारी के साथ उतरने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। पार्टी का मानना है कि निकाय चुनाव खत्म तैयारी के साथ उतरने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। पार्टी का मानना है कि निकाय चुनाव खत्म होने के बाद वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव आ जाएंगे। ऐसे में निकाय चुनाव का असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए अब जो इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है। कुछ ही देर में तस्वीर साफ होगी कि तारीख बढ़ती हुई नजर आएगी या फिर जो हाई कोर्ट का फैसला था वो बहाल रह जाएगा। जी कृतिका। प्रिया, देखिए इससे पहले समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, योगी सरकार पर कि आरक्षण को खत्म बीजेपी करना चाहती है। हालांकि बीजेपी ने इसको लेकर अपनी सफाई भी दी है कि भाई हम तो हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश आया हम तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो खत्म नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, देखिए कृतिका, कोई भी सत्ता में सरकार है तो दूसरी विपक्ष पार्टी उस पर तंज कसती हुई नजर आती है। लेकिन देखिए बीजेपी ने साफ तौर पर ये कहा है कि हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको मान रही है, लेकिन उसके बाद भी देखिए समाजवादी पार्टी लगातार तंज कसती हुई नजर आ रही है। देखिए उनको उम्मीद है, तो अब देखते हैं कि उनकी उम्मीद जो है
उस पर खरा उतरेगी सरकार, क्या होता है, क्या फैसला जी। सुप्रीम कोर्ट का होगा। लेकिन देखिए समाजवादी के नेता भी वहां पर इस वक्त कुछ मौजूद है, कार्यकर्ता, जिनको इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या फैसला सुनाएगा। अगर मान लीजिए चुनावों की तारीख बढ़ जाती है तो देखिए अपने आप समाजवादी पार्टी अपने ऊपर काम करेगी, संगठन को मजबूती देने पर काम करेगी। और अगर तत्काल चुनाव होते हैं तो देखिए तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर यही कहना है कि जो नगर निकाय चुनाव है उसका असर जो है 2024 के लोकसभा चुनावों पर देखने के लिए मिलेगा, जिसके लेकर लिए समाजवादी पार्टी पहले से ही बहुत तैयार है। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी देखिए साफ तौर पर यही कह रही है कि जो हाईकोर्ट का फैसला था उसकी उन्होंने मान रखा और उसी फैसले पर वो बीजेपी चलती हुई नजर आ रही है। अब इंतजार है सुप्रीम कोर्ट से फैसले का, जब थोड़ी देर में ये तस्वीर साफ होगी कि जी आखिर नगर निकाय चुनाव का फैसला क्या आता है। जी ठीक है प्रिया, आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हो। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और सुनवाई शुरू होने के बाद में अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा देती है तो कहीं ना कहीं तुरंत आनन फानन में निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर कराए जाएंगे। और अगर ये रोक नहीं लगाई जाती तो इसका मतलब निकाय के चुनाव अभी कुछ महीने और खींच सकते हैं, कुछ और लंबे समय तक, कुछ महीनों के बाद में फिर ये निकाय के चुनाव होंगे। तो देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या सुप्रीम फैसला निकलकर सामने आता है। प्रिया राणा हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई। प्रिया, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगा दी हाई कोर्ट के फैसले पर तो उसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, और अगर रोक नहीं लगाई गई तो उसका क्या असर होगा? जी बिल्कुल, देखिए कृतिका, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट का जो फैसला है उसी को बहाल रखा गया तो समाजवादी पार्टी जो लगातार तंज कस रही है, तो वो देखिए वो चुनाव लड़ने का उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो चुनाव होने हैं उसका असर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। बिल्कुल। और मान लीजिए अगर तारीख बढ़ जाती है तो देखिए अपने आप को समाजवादी पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन अगर तारीख बढ़ जाती है तो उसके बाद समाजवादी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए नगर निकाय चुनाव में वो भारी बहुमतों से अपनी जीत जो है वो चाह रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जनवरी में इनका कार्यकाल की स्थिति जो है लगभग सभी जगह खत्म होती हुई नजर आ रही है। देखिए जो इंतजार है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही है। कुछ देर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि देखिए सुनवाई अभी चल रही है और एक बड़ा फैसला जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश सभी को मानना होगा। जी चलिए, शुक्रिया प्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप लगातार वहां बने रहिए और जो भी अपडेट आती है, जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है वो हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो इस खबर पर आगे भी चर्चा करेंगे, जैसे ही फैसला आएगा सबसे पहले न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचाएगा। लेकिन उसके अलावा और भी तमाम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अब से कुछ ही देर में मुंबई पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां देश के बड़े उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। जीआईएस को लेकर घरेलू रोड शो की कमान संभालते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर 10 से 12 फरवरी यानी कि 3 दिन का ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही जो कैबिनेट के तमाम मंत्री हैं वो भी बाहर विदेश दौरे पर गए थे, वहां से भी कहीं ना कहीं निवेश को लाने की कोशिश की गई और अब कहीं ना कहीं अपने देश में ही निवेश को और बढ़ाने की कोशिश कहीं ना कहीं करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। 10 लाख करोड़ के निवेश को बढ़ाकर अब 17 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक जो लक्ष्य रखा गया था जीआईएस को लेकर वो था 10 लाख करोड़ का, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब लक्ष्य है 17 लाख करोड़ का, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 17 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, आपको बता दें शाम 5 बजे ताज होटल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। 6:15 बजे तक प्रवासी प्रदेश वासियों से मुलाकात करेंगे। शाम 7:05 पर होटल ताज से मुख्यमंत्री रवाना होंगे और 7:20 पर राजभवन मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। राजभवन में मुख्यमंत्री
रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह 8:45 पर ताज होटल दोबारा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। विभिन्न बैंकर्स, बैंक अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शो में शामिल होंगे मुख्यमंत्री और फिर शाम 6 बजे फिल्म निर्माता निर्देशकों से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद 8:50 पर मुंबई एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए वापस रवाना होंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचेंगे। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, हमारे साथ सीधा होने का रुख करते हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में मुंबई पहुंचेंगे। इससे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश लाने के लिए जो कैबिनेट के तमाम मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं विदेश दौरे पर हमें नजर आए थे और अब मुंबई मुख्यमंत्री गए हैं। वहां पर कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा निवेश को उत्तर प्रदेश के अंदर लाया जाए मुंबई से। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री थे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो विदेश के दौरे पर गए थे और कोशिश थी कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, खासतौर पर वो कंपनियां जो चाइना या दूसरे देशों में अपना व्यापार कर रही हैं और बड़े पैमाने पर इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई थी कि जो कंपनियां दूसरे देशों की हैं वो चाइना से अपना व्यापार समेट रही हैं या फिर दूसरे देशों में इन्वेस्ट के लिए लगातार कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन देख रही हैं। उनको टारगेट करने के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के समूह, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट के समूह, करीब 2 दर्जन से ज्यादा बड़े जो देश हैं वहां पर गई थी। वहां के उद्योगपतियों से, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट से, वहां के बैंकर्स से, वहां के वित्त मंत्रियों से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में निवेश की क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या फैसिलिटीज उत्तर प्रदेश सरकार उनको देगी, इन बहुत सारे विषयों को लेकर बात हुई थी। अब यह दूसरा चरण है जब देश की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो बड़े पैमाने पर विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उनको उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए कैसे आकर्षित किया जाए, उनको उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं हैं वो कैसे बताई जाए। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास नीति 2022 और 23, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कई ऐसी सहूलियतें, कई सब्सिडीज उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश की मूलभूत सुविधाएं, कानून व्यवस्था जैसी चीजों का बहुत बृहद तौर पर जिक्र किया है, उसके बारे में बताने की बात होगी। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताज होटल मुंबई पहुंचेंगे, जहां पर पहले वो प्रवासी उत्तर प्रदेश के लोगों से मुलाकात करेंगे। खास तौर पर इसमें वो लोग टारगेट होंगे जो अपना बिजनेस मुंबई, महाराष्ट्र या दूसरे प्रदेशों में करते हैं और अपने जो कॉर्पोरेट ऑफिस हैं मुंबई में बना रखे हैं, ऐसे लोगों के साथ बातचीत होगी। उनको उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के बारे में मुख्यमंत्री बताएंगे, इन्विटेशन भी देंगे। हालांकि रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री मुंबई में करने के बाद कल मुख्यमंत्री एक रोड शो भी करेंगे, जिसमें ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश एक सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन के जरिए इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंकर्स और साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को बताई जाएंगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इसकी। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता फरियल सैयद भी जुड़ी हुई है फोन लाइन पर। फरियल, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का मुंबई में? जी देखिए, अभी कुछ ही देर में जो है वो योगी आदित्यनाथ जी मुंबई में जो है वो प्रवेश करेंगे। जैसे ही वो मुंबई में प्रवेश करेंगे, कुछ आला नेता उनको एयरपोर्ट पे लेने जाएंगे, जिसके बाद वो सीधे सीधे ताज होटल में जाएंगे, जहां पर वो सबसे पहले जो है वो यूपी के जो लोग मुंबई में रहते हैं, दिग्गज लोग, उनसे मुलाकात करने वाले हैं। जैसे कि एसके जी ने हमें बताया है कि यूपी में बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं और अच्छी अच्छी चीजें हैं जहां निवेश किया जा सकता है, लेकिन शायद ये सारी जो चीजें हैं, इनकी अच्छी चीजों की जानकारी जो है वो सही तौर पर उद्योगपतियों के पास जो इन्वेस्टमेंट कर सके उनके पास पहुंच नहीं रही होगी। तो इसकी जो कमान है अब खुद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अपने हाथ में ली है और वो खुद मुंबई पहुंच रहे हैं ताकि वो बड़े बड़े और फिल्म निर्माता उनको वो खुद जो है वो इन अच्छी चीजों के बारे में बताएंगे। यूपी में कितना ज्यादा स्कोप है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसकी जो ध्यान है वो बड़े बड़े उद्योगपति का यूपी की ओर जो है वो आकर्षित करेंगे। तो अब ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक राज्य के सीएम खुद इन्वेस्टमेंट को लेकर, निवेश को लेकर, अपने राज्य के डेवलपमेंट को लेकर खुद अपना कमान संभालते हुए फ्रंट लाइन पर आए हैं। इसी के तहत जो है आज वो सारे कल उद्योगपतियों से और फिल्म डायरेक्टर्स और निर्माताओं से मिलेंगे, साथ ही साथ कल वो रोड शो भी करेंगे। तो अभी देखना ये होगा कि आज जैसे ही वो आते हैं तो आने जो कार्यक्रम उनके स्केड्यूल में दिए गए हैं वो किस तौर पर रंग लाते हैं, और हम सारी अपडेट के साथ इस खबर के ऊपर जो है वो फील्ड पर मौजूद है। और जैसे ही अपडेट्स हमारे पास आते रहेंगे वैसे वैसे हम जो है हमारे दर्शकों तक वो अपडेट जो है वो पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए फरियल।
उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है और बागपत से होते हुए यात्रा शामली पहुंचेगी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का यात्रा में शामिल होने से सीधा इनकार उन्होंने कर दिया है। 6 जनवरी को कैराना से होकर हरियाणा के सोनीपत जिले में ये यात्रा प्रवेश करेगी। वहीं 10 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में रहेगी और फिर 11 जनवरी को पंजाब में जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश से यात्रा गुजरेगी, जिसके बाद में 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर में ये यात्रा प्रवेश करेगी और उसके बाद में 30 जनवरी को राहुल गांधी तिरंगा फहराकर इस यात्रा का समापन करेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। 30 जनवरी तक राहुल गांधी की यात्रा चलेगी और जिसका समापन 30 जनवरी को किया जाएगा। बागपत से होते हुए आज ये यात्रा शामली पहुंचेगी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस यात्रा में शामिल होने से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि जो आरएलडी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस यात्रा का स्वागत करें। 10 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में रहेगी। क्या कुछ यात्रा का आगे का प्लान है? 11 जनवरी को पंजाब में जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जयंत चौधरी की तरफ से एक ट्वीट भी सख्त किया गया है। आपको बता दें कि यात्रा में शामिल होने से जयंत चौधरी ने सीधे तौर पर इनकार किया है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे जयंत चौधरी, ये ट्वीट के जरिए जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे जयंत चौधरी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा गया है कि भारत जोड़ो यात्रियों को शुभकामनाएं उन्होंने दी। नैतिक तौर पर अभियान के सकारात्मक सोच और प्रयास का समर्थन करते हैं, लेकिन स्पष्ट है कि वो यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने। भारत जोड़ो यात्रा में बागपत में और यहाँ पे 75 जिले 75 उत्पाद की एक प्रदर्शनी लगी हुई है। वो प्रदर्शनी हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पे हर जिले की जो खास चीज है वो यहाँ पे दिखाई गई है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें अमरोहा, तो अमरोहा में अमरोहा की ढोलक तो कालीन है वो काफी प्रसिद्ध है और यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है। इसी तरीके से जब आप आगे आएंगे तो आपको वाराणसी का रंग यहाँ पे दिखाई देगा। बनारस की साड़ी जो है वो यहाँ पे दिखाई देगी। बनारसी साड़ी बहुत फेमस है पूरे देश में, तो बनारस की साड़ी जो है उसका यहाँ पे एक केंद्र बना हुआ है। और इसी तरीके से जब एक एक करके आप एक एक स्टॉल पे जाएंगे तो यहाँ पे बागपत का जब नंबर आएगा तो बागपत का जो घेवर वो और रस की जो खीर है वो काफी फेमस है। और देखिए, अलीगढ़ के ताले पूरे देश में फेमस है और यहाँ पे उन तालों की ही एक प्रदर्शनी लगाई गई है। और अगला नंबर आता है फिरोजाबाद का, जो फिरोजाबाद की चूड़ी और जो यहाँ पे चूड़ी का कारोबार है। जी, इनसे बात कर लेते हैं, एक बार समझते हैं चूड़ी के अलावा क्या क्या यहाँ की अगर खास बात करें। फिरोजाबाद की ये फेमस चीजें हैं। फेमस तो ये है, गिलास बैंगल है, ये कांच की चूड़ियाँ हैं, ये फेमस है फिरोजाबाद से। लेकिन उसके अलावा ग्लास बीड्स भी बनता है यहाँ पर। तो ये आगरा और यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इंतजार किया गया था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आएगा और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हम सभी की नजरें लगातार इस पर बनी हुई थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सुप्रीम फैसला आएगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जब हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया तो उसके बाद में उस फैसले को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे सिर्फ न्यूज़1 इंडिया पर। यूपी निकाय चुनाव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इस पर नजर सभी की बनी हुई थी, खासतौर पर समाजवादी पार्टी की भी इस पर नजर थी कि आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब जनवरी में ही होंगे निकाय चुनाव।
जनवरी में निकाय चुनाव नहीं होंगे, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ब्रजेश जी, लगातार इंतजार किया जा रहा था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सुप्रीम फैसला सामने आएगा, और अब फैसला आ चुका है। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। देखिए कृतिका, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए सीधे तौर पर यह कहा है कि सरकार ने आरक्षण दिए बगैर निकाय चुनाव को घोषित किया है, निकाय चुनाव को जो है कराने का काम किया है। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो हाई कोर्ट ने फैसला सभी तथ्यों को जांच परख के दिया है, सभी तथ्यों को जो है देख करके दिया है। तो ये देखिए, ये सरकार के लिए झटका भी हो सकता है, लेकिन इस बीच में आज के लिए फौरी तौर पर जो बड़ी राहत है, राहत की खबर यह है कि ये सुनवाई चूंकि कल भी जारी रहेगी, फिलहाल अभी फौरी तौर पर हाई कोर्ट के फैसले को रोका गया है और ये कहा गया है कि अभी कल इस पूरे मामले पर इसकी सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण तथ्य रखे हैं, कई महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 3 महीने का समय काफी है, यानी कि 3 महीने के बीच में जो है, जो आपने इस पूरे कमेटी की बात की गई थी जो है कि 3 महीने का समय काफी था, अगर आप चाहते तो उसमें आरक्षण का वो करा सकते थे जो है जी। इसके साथ ही कुछ और बिंदुओं को रखा गया है। उन्होंने कहा कि बगैर आरक्षण प्रक्रिया के जो निकाय चुनाव है उसका कोई बहुत मतलब नहीं है, ये भी साथ में रखा जो है। लेकिन इसके साथ ही जब सरकार ने ये कहा कि हमने जो है जो 2017 की रैपिड सर्वे के आधार पर हमने उस आरक्षण प्रक्रिया को डिसाइड किया था, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए हाई कोर्ट ने जो कहा है वो सच है कि उसमें जो है जो तथ्य जो प्रक्रिया का पालन होना चाहिए वो प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक झटका भी है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला। लेकिन इस बीच में भी चूंकि कल भी सुनवाई होगी इस पूरे मसले पर, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपना फर्दर ऑर्डर वो कल जारी करेगी और तब तक इस पूरे मामले पे हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको लेकर के जो है फिलहाल एक तरह से रोक लगी हुई है ड्यू टू द जो सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक के लिए। तो इसको इस रूप में ना देखा जाए कि ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हाई कोर्ट के फैसले को रोक दिया। हाई कोर्ट के फैसले को तब तक रोका गया है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट कोई फर्दर ऑर्डर जारी नहीं करता है। तो कल एक बार फिर सुनवाई होगी, लेकिन जो पहली लाइन, ये गौर करने वाली लाइन है, पहली लाइन में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है वो सभी तथ्यों को जांच परख करके किया है। यानी सीधे तौर पर हाई कोर्ट के उस आदेश को एक तरह से एक्सेप्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब चूंकि वो तमाम फैक्ट रखे जा रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से पक्ष रखेगी, बाकी और भी याचिकाएं इसको लेकर गई हुई हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी गई है, अलग अलग जो है लोगों ने इसको लेकर के याचिका दाखिल की है। तो इन पूरी याचिकाओं को लेकर के अब जो है सुप्रीम कोर्ट कल अभी आगे भी फैसला करेगी। जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर हर कोई कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर इंतजार कर रहा है कि आखिर निकाय चुनाव कब होंगे, तो क्या इसको लेकर कुछ अपडेट अभी तक मिल पाया है ब्रजेश जी? जी चलिए, हमारी आवाज शायद अभी उन तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जानकारी दी गई है, जनवरी में निकाय चुनाव अब नहीं होंगे। राज्य सरकार ने आरक्षण का ध्यान नहीं रखा है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट ने सभी तथ्य नहीं देखे हैं, ये भी कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी फिलहाल हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी गई है और कल दोबारा इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। तो आगे क्या कुछ आदेश दिया जाएगा, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन अभी जो बड़ी अपडेट आप मिल रही है वो ये कि जनवरी में निकाय चुनाव नहीं होंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी से हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने खास बातचीत की है। यात्रा को लेकर प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं।
हमारे साथ इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में प्रमोद तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। प्रमोद जी, उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं आप? ये मैं तो कन्याकुमारी से हूँ, बीच बीच में आता रहता हूँ, जाता रहता हूँ। जो उत्साह है वो मुझे नहीं, आपको भी दिख रहा होगा। इस उत्साह में एक खास बात है कि ये लाई हुई भीड़ नहीं है, ये अति उत्साह में एक जात विशेष की भीड़ नहीं है, एक धर्म की भीड़ नहीं है। सब ये मिलजुल कर लोगों में नफरत के खिलाफ जो राहुल जी का प्रयास है वो सफल होता देख रहा हूँ मैं। तो आपको लगता है इससे कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है? बदलाव तो लग तो रहा है, बदलाव आएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी। तो ये प्रमोद तिवारी थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। वो कह रहे हैं कि इस यात्रा के जरिए कई तरह के संदेश जा रहे हैं और यात्रा जो है वो सकारात्मक रुख में आगे। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बागपत पहुंची और इसे लेकर यात्रा में शामिल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार जी हैं, उनसे बात करते हैं। अजय जी, उत्तर प्रदेश में आगमन हुआ है भारत जोड़ो यात्रा का, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं? देखिए, अभूतपूर्व है। लोगों का जो जोश, उत्साह और समर्थन देखने को मिल रहा है, ऐतिहासिक है। और मैं समझता हूं कि लोकदल भी, खासकर डॉक्टर अयूब साहब भी इस यात्रा में सम्मिलित हैं। और जो हमारी यात्रा का मूल मकसद है, लोगों की भावनाओं का, लोगों की इच्छाओं का, लोगों के सम्मान की जो लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह देश में एक नई इतिहास और एक नया क्रांति लाने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगता है ये यात्रा बदलाव ला रही है? हाँ, बिल्कुल, ये यात्रा बदलाव का संकेत है। हाँ। जिस तरह एक व्यक्ति आज देश में जहां नफरत की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, धर्म की राजनीति है, वहाँ मुद्दों की बात कर रहा है, किसानों की बात कर रहा है, गरीबों की बात कर रहा है, मजलूमों की बात कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, गिरती अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। और निश्चित तौर से यह एक नई क्रांति की शुरुआत है। और आखिरी सवाल मेरा ये कि इस यात्रा के जरिए आपको लगता है कांग्रेस का जो कार्यकर्ता हताश था उसमें एक नई उमंग आई है? देखिए, वो तो मैं समझता हूँ कि पहले दिन से जब यह यात्रा शुरू हुई थी और जिस तरह कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर है, जनता की आवाज बनकर लोगों के बीच में है, मैं समझता हूं कि अपने आप में ये काफी उत्साहवर्धक है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए। तो अजय कुमार लल्लू थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि ये यात्रा जो है वो एक परिवर्तन लेकर आ रही है। और इसी के साथ फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।